नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल जीके विद डी पारासर पर आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेवल राजस्थान जीके करंट अफेयर्स 2025 का पूरा राजस्थान जीके का करंट अफेयर्स जो सीधे सीधे आपके 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाली रीट मेंस एग्जाम में आ रहा है। उसमें तो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके अलावा मैं उन बच्चों से भी आग्रह करूंगा जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे रहे हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब हमारा एग्जाम होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसको लगभग 20-25 दिन पहले सेट किया जाता है। तो चूंकि वो अप्रैल के स्टार्टिंग में ही है, तो आप ये मान के चलें कि मार्च तक का करंट अफेयर आपके परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, फरवरी तक का आएगा। तो दिसंबर तक का तो राजस्थान जी के ये है ही है। केवल जनवरी और फरवरी 2 महीने का राजस्थान जीके का करंट अफेयर आपको जोड़ना है और 1 साल का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं। क्योंकि सब इंस्पेक्टर में नेशनल इंटरनेशनल और ये राजस्थान दोनों के करंट आते हैं। तो राजस्थान में तो आपको सिर्फ जनवरी फरवरी और ऐड करना पड़ेगा, ये पूरा पढ़ना है आपको। जनवरी फरवरी और पढ़ लेना राजस्थान का कंप्लीट। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की श्रृंखला में 20-25 तारीख के बाद जनवरी में ही, जब ये आपके रीट मेंस के एग्जाम हो जाएंगे ना, इसके तुरंत बाद में 1 फरवरी से ही लगा लो आप, मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी शुरू करूंगा, जिसको फरवरी में ही खत्म कर दूंगा। तो फरवरी में कहाँ तक का खत्म हो जाएगा, जनवरी तक का हो जाएगा। फिर आपका जो फरवरी और मार्च का और रहेगा ना, वो एक सप्लीमेंट निकाल देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 क्लासों में ही हो जाएगा। तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं वो भी ये अनिवार्य रूप से पढ़ें। और जो बच्चे मई में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, 1 साल का करंट अफेयर हमको पढ़ना होता है, तो वो इसमें से कम ये मान के चलें कि पिछले मई के बाद की जो घटना है वो सारी पढ़नी है। और इसके अलावा जैसे राजस्थान का कृषि उत्पादन है या कोई भी जो उत्पादन है या ऐसी कोई भी घटना जो मई के बाद की है, वो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को भी पढ़ना है भाई, ठीक है। चलिए, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम करंट के रूप में पढ़ रहे थे राजस्थान में कृषि उत्पादन में, विभिन्न प्रकार के उत्पादन में राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अगर हम ये देखना चाहें तो देखें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष कृषि उत्पादन में देख रहे हैं हम, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन, ठीक है। तो खाद्यान्न का उत्पादन क्या हुआ है भाई, 10.67% की वृद्धि हुई है। अब एग्जामिनर ऐसे फैक्ट आजकल करंट अफेयर्स में बड़े आराम से पूछ रहा है, आरएस की परीक्षा में बड़े आराम से, असिस्टेंट प्रोफेसर में बड़े आराम से, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर की जैसे एग्जामिनर क्या सवाल डाल सकता है कि राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2000 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 10.67% की वृद्धि हुई है। मतलब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। और डेटा को याद करने की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, पॉइंट के बाद के अंकों को याद करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपनी टाइम और एनर्जी को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप कैसे याद करोगे कि भाई कुल खाद्यान्न में कितनी वृद्धि हुई, लगभग 10%। कुल अनाज में कितनी वृद्धि हुई, लगभग 5%, ठीक है। कुल दलहन में कितनी वृद्धि हुई, लगभग 43%। तो दलहन में देखो 43.49% की वृद्धि हुई है 2024-25 में। तो एक और बड़ा सवाल बन गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मदों में होने वाले कृषि उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि वो ऑप्शन डालेगा, कुल खाद्यान्न, कुल अनाज, कुल दलहन, कुल तिलहन। तो सर्वाधिक वृद्धि देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 43.49% की वृद्धि है। और ये दलहन, कुल दलहन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर आपने कुल तिलहन देखा, इसमें 4%, लगभग 4.99 या लगभग 5% कर सकते हो आप, लगभग 5% की क्या हो रही है, कमी। और कुल गन्ना 21.21% की वृद्धि। तो भाई देखो, गन्ना में भी वृद्धि है, इन सारी चीजों में वृद्धि है, लेकिन कमी किस में हो रही है, कुल तिलहन में हो रही है। तो एग्जामिनर एक सवाल ऐसा भी डाल सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कृषि उत्पादन में निम्नलिखित में से किस मद में कमी दर्ज की गई या गिरावट दर्ज की गई या गिरावट देखी गई। तो ऑप्शन दे सकता है वो कुल खाद्यान्न, कुल अनाज, कुल दलहन, कुल तिलहन। तो कमी या गिरावट किस में है, कुल तिलहन में है, लगभग 5%, ठीक है। कुल कपास 29.61% की कमी। अब देखो सर्वाधिक कमी किस में है, कमी दोनों में थी,
कमी आपने पढ़ा दो में थी, किस में थी? एक तो कुल तिलहन में थी लगभग 5%, समझ गए। और कुल कपास में कितनी कमी हुई है? 29.61। आप ऐसा कह सकते हो लगभग 30% की कमी। किसमें? कुल कपास में। तो एग्जामिनर यह सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन में किस मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई या सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? तो सर्वाधिक गिरावट या सर्वाधिक कमी किसमें? कपास में, जो लगभग 30% की कमी है, समझ गए। तिलहन में भी लगभग 5% की कमी है, बाकी इनमें वृद्धि है, और वृद्धि में भी सर्वाधिक वृद्धि किसमें है? कुल दलहन में। इस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दुनिया में लेना चाह रहे हैं। अब आगे देखो, प्रमुख फसलों के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण। मतलब कुछ फसलें ऐसी पूछ सकता है कि जिनमें भाई राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो आपको याद करना है। देखिए यहां पर लिस्ट है पूरी। राई व सरसों में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। तो भाई लिस्ट है, लिस्ट को देखिए आप कि भारत में राई व सरसों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। पोषक अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। तो तिलहन, बाजरा, राई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। लिस्ट काफी लंबी है, ऊपर देखिए। अब आ गया भाई ग्वार। ग्वार में राजस्थान का फिर कौन सा स्थान हो गया? प्रथम। ग्वार में राजस्थान का फिर कौन सा स्थान हो गया? प्रथम। मूंगफली में देखो प्रथम नहीं है, द्वितीय है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय। ज्वार के उत्पादन में प्रथम भी नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, कौन सा स्थान है? तृतीय है। चने के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम भी नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, कौन सा स्थान है? तृतीय। कुल दलहन, ये सवाल आते हैं ऐसे पेपर में। कुल दलहन, कुल अनाज, कुल खाद्यान्न, तो कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, कौन सा है? तीसरा। और सोयाबीन के उत्पादन में पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, कौन सा है? तीसरा। तो ये राजस्थान की कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनके उत्पादन में एग्जामिनर आपसे उसका देश में उत्पादन की दृष्टि से स्थान पूछ सकता है। ये लिस्ट आप अनिवार्य रूप से याद करें, क्योंकि एक आध सवाल ऐसा नहीं है कि हर हालत में आएगा ही आएगा, लेकिन एक आध सवाल की अंडरस्टैंडिंग कभी कभी किसी परीक्षा में बन जाती है और बड़ा सॉलिड सवाल बनता है। समृद्ध खेती के लिए पशुधन। पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं। तो ये पशुधन हालांकि पहले भी आ चुका था, हम पढ़ चुके थे, पशुगणना मैंने आपको बाकायदा पढ़ाई है, लेकिन फिर भी कुछ डेटा है, ये रिवीजन में भी आ जाएंगे या कोई डेटा नया भी मिल जाएगा, तो इसको रिवाइजन करो। तो यहाँ पे देखिए, पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल कितने पशु हैं भाई? लेटेस्ट जो पशुगणना है वो 2019 की है। इसके अनुसार राज्य में कुल पशु, ये संख्या याद करना, 568 लाख। तो 568 लाख को अपन 5,68,00,000 भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो या तो एग्जामिनर 5.68 करोड़ भी लिख सकता है राजस्थान में जो पशुधन है लेटेस्ट जनगणना 2019 के अनुसार, या वो 568 लाख भी लिख सकता है। भाई इतने तो राजस्थान में कुल पशुधन है, और लगभग 146 लाख कुक्कुट है। तो इसको आप राउंड फिगर में कैसे याद करोगे? लगभग 1.5 करोड़ कुक्कुट, मतलब मुर्गे मुर्गियां। तो राजस्थान में 568 लाख पशुधन है, और 150 लाख या 1.5 करोड़ क्या है? कुक्कुट है। अब अगला सवाल देखिए, देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 10.60%। ये क्वेश्चन का बड़ा पॉइंट है, राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, ये फिगर याद करना है, देश के पशुधन का लगभग कितना परसेंट राजस्थान में? 10.60% देश के कुल पशुधन का राजस्थान में। यहां देश का 7.24% गोवंश, 12.41% भैंस, 14% बकरियां एवं ऊन उत्पादन में लगभग 47.98% है। देखो ऐसे सवाल भाई बाकायदा पेपर में आते हैं, और ये ऊन उत्पादन वाला सवाल तो कोई 50 बार पूछा गया है कि राजस्थान में देश के ऊन उत्पादन का लगभग कितना परसेंट पाया जाता है।
तो पहले तो ये 40% के आसपास होता था, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 47.98, मतलब लगभग 48%। तो आप इस सवाल को तो बड़ा सॉलिड याद करोगे कि देश में ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम नंबर पर है और देश का लगभग 48% ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। लेकिन अगर आप ये भी याद रख लेते हैं कि लगभग 7% भैंस, 7% गौवंश, 12% लगभग देश की भैंस और 14% बकरियां। क्यों, गाय, भैंस और बकरियां ये तीन प्रमुख पशु हैं दूध उत्पादन की दृष्टि से। तो इनका भी अगर परसेंटेज आप याद रख लेते हैं कि भारत का कितना परसेंट लगभग राजस्थान में है, तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और बाई चांस अगर सवाल चला जाता है तो बिल्कुल अंतर कर देती है। तो जो विद्यार्थी टॉप 10 और टॉप 20 रैंक मारते हैं ना स्टेट में, वो ऐसे डेटा को अपने हाथ में रखते हैं। तो सिंपल पॉइंट है, राजस्थान में लगभग गोवंश कितना प्रतिशत है देश का, 7%। 7% गाय, 12% भैंस, 14% बकरी, 48% ऊन, ऐसे याद कर लो। डेयरी विकास कार्यक्रम देखिए भाई अब राजस्थान का। हालांकि देखो ये टॉपिक में यहाँ आपको करंट में, यद्यपि ये करंट टच भी हैं और ये आपके बेसिक जीके जो लगा हुआ है ना, जो आपके गुरुजनों ने आपको पढ़ाया होगा, उसमें भी है। तो जैसे मान लो मैं ही अगर पशुधन पढ़ा रहा हूँ मेरी क्लास के अंदर, तो मैं पशुधन में पूरा बेसिक पढ़ाने के बाद करंट अपडेट में उसको अनिवार्य रूप से पढ़ाऊंगा कि भाई 2019 की पशुगणना के अनुसार नए डेटा ये हैं। तो आप यहाँ तक अपने आप को टच करें, तो वो उन्होंने पढ़ा दिया होगा। लेकिन चूंकि ये करंट का विषय था और मैं करंट अफेयर बना रहा था, तो मैंने सोचा कि जो बिल्कुल करंट का विषय है वो सारे टॉपिक तो मैं डाल ही देता हूँ। बाई चांस नहीं पढ़ाया हो किसी ने तो बच्चों को यहाँ फायदा हो जाएगा। अब डेयरी विकास कार्यक्रम देखिए। सबसे पहले तो डेयरी विकास कार्यक्रम को अगर आप बेसिक के रूप में पढ़ोगे तो कृषि और पशुपालन वाले जो चैप्टर में है राजस्थान जी के, वहां पढ़ोगे। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की संरचना त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है। ग्रामीण लेवल पर, निचले स्तर पर, समझ गए? देखो यहां पे देखिए, सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां या दुग्ध सहकारी समितियां, ये सब कहां पाई जाएंगी? ग्रामीण लेवल पर। ग्राम स्तर पर। तो डेयरी विकास की संरचना कैसी है राजस्थान में? त्रिस्तरीय है। ठीक है। और ये कहां से प्रेरित है? अमूल डेयरी प्रोजेक्ट है ना, जो गुजरात का आनंद, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में है जो अमूल डेयरी प्रोजेक्ट, उससे प्रेरित है राजस्थान का डेयरी विकास कार्यक्रम। और इसकी संरचना त्रिस्तरीय है। तो सबसे निचले स्तर पर या ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियां या दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, जो कि ग्राम स्तर पर पाई जाती हैं। ये सबसे पहला लेवल है, मतलब निचला लेवल है, समझ गए? इससे ऊपर वाला जो लेवल है उसमें 24 आपके जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ। तो एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कितने हैं भाई? जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राजस्थान में कितने? 24। ये फिगर याद करना। और सबसे ऊपर स्तर पर, तो ये किस स्तर पर आएगा? जिला स्तर पर, जो मध्यवर्ती स्तर है। ठीक है। सबसे ऊपर स्तर मतलब राज्य स्तर। राज्य स्तर पर सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, सहकारी डेयरी फेडरेशन राजस्थान है, जो कहां पर स्थित है? जयपुर। ये शीर्ष स्तर है। तो डेयरी विकास का ढांचा राजस्थान में कितने स्तरीय है? त्रिस्तर। ग्राम स्तर पर लगभग 19,054, लगभग 19,000 दुग्ध सहकारी समितियां गांव स्तर पर पाई जाती है। इससे ऊपर जिला स्तर है। जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, इसकी संख्या 24 है। और सर्वोच्च स्तर पर जो संस्था है डेयरी विकास में, उसका नाम याद रखोगे आप, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये कहां पर स्थित है? जयपुर स्थित है। अब अगला पॉइंट आया आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। देखो भाई, उद्योगों के उपक्षेत्र को देखिए। जैसे आपने कृषि के उपक्षेत्र देख लिए थे। हम यहाँ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं राजस्थान का, करंट डेटा, इकोनॉमी जो भी है। तो कृषि का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है आपने पढ़ लिया था, 26 से लगभग 26%। अब कृषि के जो उपक्षेत्र हैं, कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्यन है, तो इसमें कितना कितना परसेंटेज है वो आपने पढ़ लिया। जो याद करना है आपको अनिवार्य रूप से, RS का तो ये बड़ा प्रिय सवाल होते हैं ऐसे सवाल। अब आ गए उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? लगभग 28%। समझ गए?
अब उद्योगों के अंतर्गत आने वाले जो उपक्षेत्र हैं उनका उद्योगों की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। सरल भाषा में समझो, उद्योगों का राजस्थान के जीएसडीपी में योगदान लगभग 28%। ठीक है भाई, कृषि का 26, उद्योगों का 28 और सेवा क्षेत्र का 45। एक तो ये फिगर है। दूसरी बात है, कृषि के अंतर्गत आने वाले उपक्षेत्र कृषि में कितना योगदान दे रहे हैं। उद्योगों के अंतर्गत आने वाले उपक्षेत्र उद्योगों में कितना परसेंटेज योगदान दे रहे हैं, तो वो है ये सवाल। तो सवाल है औद्योगिक क्षेत्र में उपक्षेत्र। तो आपको फिगर याद करना है कि उद्योग क्षेत्र में जो विनिर्माण है, विनिर्माण है ये, इसका योगदान औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 42% है। निर्माण का कितना है, लगभग 34% है। खनन एवं उत्खनन का योगदान औद्योगिक क्षेत्र में कितना है, लगभग 12% है। विद्युत, गैस और जलापूर्ति व अन्य उपयोगी वस्तुओं का लगभग कितना है, लगभग 10% है। विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी वस्तुओं का कितना है, 10%। अच्छा, ये चारों जो आपने पढ़े ना ये परसेंटेज, ये उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। तो ये उद्योग क्षेत्र को बनाने में इतना इतना योगदान अपना करते हैं। अब एग्जामिनर सवाल क्या डालेगा, औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी में निम्नलिखित में से कितना स्थान है या इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ये याद करना है, या इनका उद्योग क्षेत्र में होने वाले योगदान के अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए कि पहले नंबर पर किसका, दूसरे पर किसका, तीसरे पर किसका, चौथे पर किसका, जमवा लेगा वो, या फिर कहेगा सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चारों उपक्षेत्र और चारों का परसेंटेज कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप राउंड फिगर में परसेंटेज याद करोगे जब आप इस सवाल को हिट मार सकते हो। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में उसके उपक्षेत्रों का योगदान, विनिर्माण क्षेत्र लगभग 42%, निर्माण क्षेत्र लगभग 34%, खनन एवं उत्खनन 12%, 42, 34, 42, विद्युत, गैस, जलापूर्ति 10%। विनिर्माण क्षेत्र 42%, निर्माण क्षेत्र 34%, खनन उत्खनन 12% और गैस, जलापूर्ति, विद्युत 10%। इस तरीके से याद करो आप इसको। रीको द्वारा वर्ष 2024-25 में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल सॉलिड सवाल और बहुत बढ़िया सवाल। मैं स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूंगा कि आप पिछले दोनों तीनों बार के आरएएस के पेपर, ईयूआरओ के पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, इन तीनों को करंट अफेयर्स का लेवल आप देखें, या सेकंड ग्रेड के जो पेपर है, ये जो कारण है ना 40% नहीं बन पा रहा, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अब इनकी प्रैक्टिस हो सकता है करंट अफेयर्स में नहीं करवाए कोई, हम तो करवा रहे हैं, तो इसलिए हमारा करंट आप पढ़ें, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रीको जो कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध करवाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा 2024-25 का वित्तीय वर्ष, उसमें कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। तो उनमें औद्योगिक क्षेत्र और एक उनका जला, ये पूछा जाता है। तो एग्जामिनर कैसा सवाल पूछता है कि हाल ही में रीको के द्वारा 2024-25 में नए औद्योगिक क्षेत्र, निर्मित नए औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम होंगे और 4 जिलों के नाम होंगे, जिनमें से एक कोई गलत दे रखा होगा उसने, या फिर एक कोई पकड़ के पूछ सकता है कि 2024-25 में रीको के द्वारा सृजित या निर्मित औद्योगिक क्षेत्र फलाना कौन से जिले में स्थित है, तो फिर वो जिले पूछ सकता है। समझ गए? तो ये आपको याद करना है। चडवाल, आबू रोड, सिरोही, वापस समझ लीजिए, रीको द्वारा वर्ष 2024-25 में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब ये चाहे कितना ही एरुचिकर है, लेकिन जो जितना एरुचिकर होता है ना करंट अफेयर में, वो उतना इंपॉर्टेंट होता है, ये मान लीजिए आप। तो रीको ने भाई कौन कौन से नए औद्योगिक क्षेत्र 2024-25 में बनाए। चडवाल, पेपर में चडवाल आएगा, ये याद करना है। और ये चडवाल कहां पर है भाई, कौन से जिले में, सिरोही में। बोरनाड़ा विस्तार, तो बोरनाड़ा को सारी दुनिया जानती है, जोधपुर में। माथासुला द्वितीय चरण, अब देखो ऐसे नाम आएंगे, माथासुला अगर, और ये कहां पर है, जयपुर में। अगर किसी विद्यार्थी ने डायरेक्टली इसको याद नहीं किया है तो वो तुक्के से भी तुक्का नहीं मार सकता। गणेश्वर को तो चलो पहचान जाएंगे लोग सीकर में, लेकिन फिर मूरडा आ जाएगा। मूरडा को अगर राजसमंद वाले जानते हो, बाकी तो कोई जानता नहीं है। तो नया औद्योगिक क्षेत्र मूरडा कहां पर है, राजसमंद में। गणेश्वर कहां पर है, सीकर में। माथासोला कहां पर है, जयपुर में। बोरनाड़ा विस्तार जोधपुर में, और चडवाल कहां पर है, सिरोही में। तो अब देखो एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है।
रीको द्वारा वर्ष 2024-25 में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब इन 5 में से हो सकता है कोई से 3 रखे और एक कोई नया रखे, तो यह सवाल बड़ा डेंजरियस है। ठीक है, दूसरा सवाल, रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों में कितने औद्योगिक नए क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 4, 5, 6, 7, तो कितने किए गए? 5। फिर रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर इनमें से ही 4 रहेंगे या 3 रहेंगे और जिले रहेंगे, तो जो सही सुमेलित नहीं होगा वो आप आंसर करेंगे। एक चौथे प्रकार से और सवाल पूछ सकता है कि रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे और 4 जिले रहेंगे, लेकिन वो जिले अनसंट रहेंगे। अब उनको सही जमवाएगा, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला। इस तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क एवं जोन, बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं, आराम से पेपर में आते हैं। जिस बच्चे को ढंग से तैयारी की हुई होती है, याद होते हैं, वो इन सवालों को उठा ले जाता है। और 2, 4, 5 महीना की तैयारी वाले, हल्के कोचिंग सिस्टम वाले विद्यार्थी इन सवालों को पकड़ ही नहीं पाते हैं। और इनको जो पकड़ेगा वो सिर्फ मेरिट नहीं पकड़ेगा, रैंक पकड़ेगा। रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क एवं जोन, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, याद करिए भाई साहब, बोरनाडा जोधपुर में। या एग्जामिनर एक ही झटके में ऐसा भी पूछ सकता है कि रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? बोरनाडा, सीतापुरा, जयपुर, ऐसे 4 ऑप्शन डालेगा, याद करिए। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई, अब थोलाई कहां पर है भाई? जम्बू-रामगढ़, जयपुर में। तो एक सवाल तो यही बन गया। जैसे मान लो एग्जामिनर यही पूछ ले, थोलाई अपने आप में एक औद्योगिक क्षेत्र हो गया, और किस जिले में हो गया? जयपुर में हो गया। वो 4 औद्योगिक क्षेत्र डाले और 4 जिले डाले, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिछले 3 साल के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं आरएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के, ऐसे सवाल एक आध नहीं 3-4 आए कम से कम। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, तो इनको याद करो आप। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क राजस्थान में कहां स्थापित हुआ है? थोलाई, जयपुर में। कार्य क्या है भाई इसका? प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। एग्रो फूड पार्क, अब राजस्थान में एग्रो फूड पार्क देखो, बोरनाडा जोधपुर में बन गया, कोटा में बन गया, अलवर में बन गया, और गंगानगर में सबसे पहले बन ही रहा था। तो बोरनाडा जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर एग्रो फूड पार्क। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तिवरी औद्योगिक क्षेत्र है, तिवरी, ये कहां पर है? जोधपुर। तो एग्जामिनर पूछ सकता है रीको द्वारा विकसित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र राजस्थान में कहां विकसित किया गया है? तिवरी। पेपर में तिवरी आएगा, जोधपुर नहीं आएगा, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, एग्जामिनर का पिन पॉइंट वही होता है। तिवरी जोधपुर में विकसित किया गया है। अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है कि रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र तिवरी किस जिले में है? जोधपुर। एक और तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर उसमें 4 ऑप्शन आएंगे और एक तिवरी रहेगा। अगर उसमें जोधपुर आ रहा है सुमेलित, नहीं आ रहा तो नहीं सुमेलित है। एक और 5वें तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों को सही सुमेलित कीजिए। 4 औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे और 4 जिले रहेंगे। अब मान लो तिवरी के आगे कोई और जिला दे रखा है, लेकिन फिर वो सही सुमेलित करवाएगा। पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, इस तरीके से जो सवाल आते हैं तो वो सब हो जाएंगे। आप तो सिर्फ इतना याद रखो, रीको के द्वारा विकसित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र राजस्थान में कहां विकसित किया गया है? तिवरी। और तिवरी कहां पर है? जोधपुर। ये पक्का याद होना चाहिए। स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉय जोन, ये रीको ने कहां विकसित किया भैया? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर। तो कुल मिला के खुसखेड़ा याद कर लोगे आप इसको। स्पोर्ट्स गुड एवं टॉय जोन है, ये समझ लेना, समझ गए? खुसखेड़ा। हालांकि अभी ये खेड़थल तिजारा जिले के अंतर्गत चला गया है, अलवर के अंतर्गत नहीं रह गया है। अब इसका नया जिला है खेड़थल तिजारा, लेकिन पहले जब विकसित किया गया था उस समय अलवर में था ये। जापानी जोन नीमराना, अब वापस वो पहले जब विकसित किया गया था जब तो अलवर में था, अब ये वही खेड़थल तिजारा। नीमराना कोटपुतली बहरोड जिले में है।
खैरतल तेजारा नहीं, कोटपुतली वे रोड में है नीमराना। लेकिन सुनो, जिला नहीं आएगा इनका, किसी का भी जिला नहीं आएगा, इनके स्थान इंपॉर्टेंट हैं, नीमराना ही आएगा। एग्जामिनर ने बार बार इस सवाल को पूछा है कि जापानी जोन राजस्थान में कहां विकसित हुआ है, नीमराना। पहले नीमराना अलवर में था, अब नीमराना कोटपुतली बेरोड जिले के अंतर्गत हो गया है, तो पेपर में नीमराना ही आएगा। कोरियन पार्क, गहलोत, जिलों को छोड़ दो, इन स्थानों को याद रखो, नीमराना, गहलोत, खुसखेड़ा, इस तरीके से। विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पहला और दूसरा, ये कहां पर है, सीतापुरा। ये आपने पढ़ा होगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जयपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जयपुर, तो जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में है, विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज स्थापित किया गया है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, महिंद्रा ग्रुप प्लस रीको के द्वारा, तो ये जो सेज स्थापित हुए हैं ना राजस्थान में, सेज, सीतापुरा जयपुर, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। जेम्स बोर्ड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु सीतापुरा वही जयपुर में ही। इनको याद करना है आपको हेडिंग से ही, दो ही चीज याद करनी है इसमें, एक तो हेडिंग याद करना है और एक ये कहां पर है वो याद करना है, सीतापुरा जयपुर। ठीक है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ये सेज है, ये कहां पर है, जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, ये कहां पर है, सीतापुरा जयपुर में। सोलर पैनल निर्माण, कांकाणी जोधपुर, कांकाणी जोधपुर। अब आपको इतना जानना चाहिए कि कांकाणी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत है। औद्योगिक क्षेत्रों को तो पूरा दम लगा के रटो, चाहे 20-25 रटने पड़ जाए, जो उसमें से निकलने वाला सवाल बहुत टेक्निकल होता है और मेरिट को डिसाइड करने वाला होता है और हर किसी को नहीं पता होता उसका। अब जैसे कांकाणी आ गया, तुम नहीं जानते, तो आपको ये जानना चाहिए कांकाणी कहाँ है, जोधपुर। हालांकि सवाल तो ऐसे ही शॉर्ट हो जाएगा, सोलर पैनल निर्माण के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्र रीको के द्वारा राजस्थान में कहाँ विकसित हुआ है, कांकाणी। मतलब बिना कांकाणी के ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमको इतना भी जानना है कि कांकाणी कहाँ है, जोधपुर में। हस्तशिल्प व फर्नीचर पार्क कहाँ है भाई, बोरनाडा जोधपुर। हस्तशिल्प व फर्नीचर पार्क बोरनाडा जोधपुर। यूनिटी मॉल, फिनटेक पार्क जयपुर। फिनटेक इस शब्द को याद कर लेना, फिनटेक पार्क जयपुर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME 1 जुलाई 2020 से नई परिभाषा लागू हो गई है इनकी। अब MSME में इसी करंट अफेयर में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। M का मतलब माइक्रो, मतलब सूक्ष्म, S का मतलब स्मॉल, मतलब लघु, और फिर ये दूसरा वाला जो M है इसका मतलब मीडियम, मतलब मध्यम। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई। अब सूक्ष्म लघु और मध्यम की परिभाषा में क्या आता है वो देखिए। सूक्ष्म उद्योग उनको बोला जाता है, सूक्ष्म या माइक्रो उनको बोला जाता है जिसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए तक होती है। कितनी होती है भाई, 1 करोड़ रुपए तक। सूक्ष्म या माइक्रो, ये जो M है ना पहला वाला, सूक्ष्म में निवेश की सीमा कितनी होती है, 1 करोड़ तक। निवेश की सीमा सूक्ष्म में कितनी होती है, 1 करोड़ तक। लघु में निवेश की सीमा कितनी होती है, 10 करोड़ तक। और मध्यम जिसको बोलते हैं उसमें निवेश की सीमा कितनी होती है, 50 करोड़ तक। तो निवेश की सीमा के आधार पर इनको दर्जा दिया जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम का। 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। सूक्ष्म 1 करोड़, लघु 10 करोड़ और मध्यम औद्योगिक इकाई का दर्जा किसको मिलेगा, जिसमें निवेश की सीमा 50 करोड़ तक होती है। हाँ भाई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, ये सवाल पिछले 6-7 साल में सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इसको सहायता कहां से मिल रही है, किस देश के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना है राजस्थान, मतलब भारत की, जापान। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को वित्तीय सहायता कहां से मिल रही है, जापान से। अच्छा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 1500 मीटर। लगभग पे बात कर लो आप, लगभग 1500 मीटर, मतलब 1504 मीटर है। ये कहां से कहां तक है, दादरी नामक स्थान है उत्तर प्रदेश, वहां से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां तक है भाई, मुंबई तक।
38% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। ये बहुत सॉलिड सवाल है। एग्जामिनर ये पूछता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितना परसेंट हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? लगभग 38% हिस्सा इसका राजस्थान से गुजरता है। ये फैक्ट है जिनको आप याद करते चलोगे। लगभग 38% ये सवाल पूछा जाता है, राजस्थान से गुजरता है। कुल 6 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से, दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 6 राज्य, तो ये नेशनल का मैटर है, इसको आप छोड़ दो। इसमें 5 प्रमुख विकास नोडल क्षेत्र हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। विकास नोडल क्षेत्र, इनको नोड्स बोला जाता है, नोड्स। एग्जामिनर ये सवाल डालता है, पूछा हुआ है उसने कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने विकास नोडल क्षेत्र या कितने नोड्स हैं। नोड्स शब्द को पकड़ लेना। वो हिंदी में भी ऐसे लिख के पूछा है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाली में पूछा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स हैं। नोड्स से संबंधित सवाल है, कितने नोड्स हैं। नोड्स का मतलब है कितने प्रमुख विकास नोडल क्षेत्र हैं? 5। एक तो ये संख्या याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। जो ये 5 विकास नोडल क्षेत्र है ना, 5, इनमें से निवेश क्षेत्र कितने हैं? 2। 1 और 1, 2 निवेश क्षेत्र। ये शब्द पकड़ना। पहला है खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। और दूसरा है अजमेर और किशनगढ़। 5 विकास नोडल क्षेत्र हैं जिनमें से निवेश क्षेत्र कितने हैं? 2। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में सवाल आया राजस्थान जीके में कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सबसे पहले किस निवेश क्षेत्र को विकसित किया गया है। अब अलवर जिला था उस समय, ये नए जिले नहीं बने थे, तो उसी के 4-5 स्थान लेके उन्हीं में से 3-3 स्थान बना के उसने ऑप्शन सेट किए। जैसे खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकड़ा और बहरोड। 5 ले लिए उसने अलवर के ले लिए, और शाहजहांपुर 6 ले लिए। अब इन्हीं में से वो 3 कोई से बना के एक ऑप्शन, 3 कोई से बना के एक ऑप्शन और 3 कोई से एक ऑप्शन। तो बहुत बड़े लेवल का कंफ्यूजन। तो वहां आपको फिक्स रूप में याद रखना है खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। हो सकता है एक ऑप्शन बनाए खुसखेड़ा, भिवाड़ी और शाहजहांपुर, एक ऑप्शन बनाए कि भाई साहब भिवाड़ी, शाहजहांपुर और टपूकड़ा, एक ऑप्शन बनाए नीमराणा, टपूकड़ा और भिवाड़ी या बहरोड मिला के। तो एक इसको जरूर याद रखना कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने विकास नोडल क्षेत्र हैं? 5। इनमें से 2 निवेश क्षेत्र हैं। निवेश क्षेत्र कितने हैं? 2। एक तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा जो पहले नंबर का निवेश क्षेत्र है, और दूसरे नंबर का निवेश क्षेत्र कौन सा है? अजमेर और किशनगढ़। अच्छा, 2 तो निवेश क्षेत्र हो गए, है ना, और 3 इसमें औद्योगिक क्षेत्र हो गए। एक औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, पाली और मारवाड़, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, दौसा, और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा। तो ये आपको 5 विकास केंद्र याद करने हैं, और निवेश के रूप में 2 याद करने हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 3 याद करने हैं। अब एग्जामिनर ऐसा सवाल डाल सकता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया गया है? विकास क्षेत्र 5, 2 निवेश क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्र। समझ गए? 2 निवेश कौन से हैं और उनमें पहले नंबर का कौन सा है, ये भी सवाल है, और 3 औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं। अब सवाल ऐसा आ सकता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र औद्योगिक विकास औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो फिर ये 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन तीनों को याद कर लेना। इनके अलावा जो रहेगा वो शामिल नहीं रहेगा। निवेश क्षेत्र में 2 हैं, इनके अलावा जो रहेगा वो निवेश क्षेत्र में शामिल नहीं रहेगा। कुल विकास क्षेत्र कितने हैं? कुल विकास क्षेत्र हैं 5। विकास नोडल क्षेत्र है 5। नोड्स शब्द मैंने आपको पकड़ाया, ये सवाल आया हुआ है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कुल कितने नोड्स विकसित किए गए हैं। अब लोगों को पकड़ में नहीं आया नोड्स का मतलब क्या है। नोड्स का मतलब है प्रमुख विकास नोडल क्षेत्र। कितने? 5, जिनमें 2 निवेश क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्र। निर्यात देखो भाई राजस्थान का, वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात हुआ था 83,704 करोड़ रुपए का। ठीक है भाई। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं जिनका कुल निर्यात में 65% से अधिक योगदान है। इस सवाल को तो आप चाहे छोड़ दो,
ये इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पेपर में आता है कहीं ना कहीं कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले निर्यात सबसे ज्यादा किसका, दूसरे नंबर पर किसका, तीसरे पर किसका, चौथे पर किसका, एक तो क्रम आता है। और दूसरा सवाल ये जाता है कि निर्यात होने वाली जो वस्तुएं हैं ना, उनमें से कौन सा निर्यात की मात्रा के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, मतलब कितना परसेंट कितना परसेंट कितना परसेंट। लेकिन इसमें जो एक सवाल का सबसे बड़ा चांस है, 99% चांस है, और वही मैंने आपके लिए लिखा है कि निर्यात की शीर्ष 4-5 वस्तुओं को पकड़ के उनका क्रम आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले नंबर पर निर्यात किसका है, अभियांत्रिकी वस्तुएं या इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरे नंबर पर निर्यात किसका है, जवाहरात एवं आभूषण। तीसरे पर किसका है, धातु। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, सब इंस्पेक्टर परीक्षा और आरएएस, उसमें से ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं, आप मैच कर लेना, जिसमें 2-3 सवाल जो मेरी आज की क्लास है इकोनॉमी, इस पे नहीं निकल जाए। हाँ भाई, तो राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन सी शामिल है भाई? सबसे पहले अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग वस्तुओं पहले नंबर पर, दूसरे पे जवाहरात और आभूषण, तीसरे पे धातु, चौथे पे कपड़ा या टेक्सटाइल और 5वें पे हस्तशिल्प। इनको इसी प्रकार याद करिए आप कि निर्यात, सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम क्या है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, याद करना है, दूसरा कोई चांस नहीं। अच्छा, सेवा क्षेत्र का उप क्षेत्रवार विवरण। अब सेवा क्षेत्र में क्या आता है भाई? आपने पढ़ा है ना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 45%, कृषि 26%, कृषि और पशुपालन 26% हो गए, कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं मान लो आप, जो 4 उप क्षेत्र हैं वो और कृषि मिला के 26%, उद्योग 28% और सेवा क्षेत्र 45%। अब कृषि के अंतर्गत आने वाले उप क्षेत्र आपने देख लिए, सेवा और वो उद्योगों के अंतर्गत आने वाले उप क्षेत्र आपने देख लिए। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या सेवाएं आती हैं वो देखिए। सेवा क्षेत्र का उप क्षेत्र वार विवरण। तो देखो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है। सर्विस प्रोवाइड जहां जहां पे होती है वो सेवा है। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, इसका मतलब यह है कि होटल, जलपान गृह आदि का व्यापार। या आप ऐसे समझिए, आप कोरियर से कोई सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन कोई व्यापार अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है? व्यापार। ऐसा व्यापार जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है या व्यापार में आने वाली सर्विसेज। होटल, जलपान गृह, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व आप ले रहे हो और उनकी पेशेवर सेवाएं दे रहे हो। पेशेवर सेवा का सीधा मतलब है किराए पे लोगों को रख रहे हो, किराए पे होटल दे दिया, रेस्टोरेंट दे दिया, गेस्ट हाउस दे दिया, किराए पे मकान दे दिया, तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अन्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, भंडारण एवं संचार, ट्रांसपोर्टेशन, बस से यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, किराए पे टैक्सी लेके जा रहे हो, ये सब सेवा क्षेत्र है। भंडारण और संचार सेवाएं, संचार सेवाएं भी आप जो कर रहे हो ना, ये भी आपका सेवा क्षेत्र है। जियो का सिम ले रहे हो, एयरटेल का सिम ले रहे हो, ये सब सेवा क्षेत्र है। लोक प्रशासन सेवाएं और सारे प्रकार की सर्विसेज, चाहे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कैसी भी नौकरी है, वो नौकरियां जो हो रही हैं सब सेवा क्षेत्र है। हालांकि इसका ये एक नेशनल लेवल का कंसेप्ट है, इसका राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, इसलिए याद करो तो कर लेना, मत करो तो मत करना, क्योंकि सेवा क्षेत्र में आता क्या है ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये राजस्थान में भी आता है, नेशनल में भी आता है, लेकिन इसको देखो, ये बड़ा सवाल है। पर्यटकों का आगमन, पधारो हमारे देश। अब पर्यटकों के मामले में साहब क्या करंट अफेयर के सवाल बने देखिए। 2024 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स वाले जिले, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक किन जिलों में आए हैं, उनका क्रम क्या है 2024 में? 2024 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स, मतलब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने निम्नलिखित में से किन जिलों का विजिट किया है, उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सबसे पहले, सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर। दूसरे नंबर पर उदयपुर, तीसरे नंबर पर जोधपुर,
चौथे नंबर पर जैसलमेर और 5वें नंबर पर अजमेर। और ये क्रम आपको याद रखना है। 2024 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के विजिट मतलब या भ्रमण की दृष्टि से, सर्वाधिक भ्रमण की दृष्टि से जिलों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पर कौन सा। कम से कम 4 तो याद करने हैं पक्का। 2024 में सर्वाधिक देशों से आने वाले पर्यटक। अब राजस्थान में इस सवाल का मतलब यह है 2024 में सर्वाधिक देशों से आने वाले पर्यटक। अब 2024 में सर्वाधिक देशों से आने वाले पर्यटक भारत में नहीं पूछ रहा वो, हम इस समय राजस्थान करंट पढ़ रहे हैं। 2024 में किन देशों के सर्वाधिक पर्यटक राजस्थान में आए, या राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों की दृष्टि से देशों का सही क्रम क्या है। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पर्यटक कहां से आए, अमेरिका से। याद करना है कि राजस्थान में 2024 में जो विदेशों से आने वाले पर्यटक हैं उनमें किन देशों के पर्यटक सबसे ज्यादा आए। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, अमेरिका। दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हो, या शॉर्ट में वो ब्रिटेन भी दे सकता है। हालांकि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम तीनों चीजों में अंतर होता है और वो ज्योग्राफी का सवाल होता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम को आप शॉर्ट में ब्रिटेन बोल सकते हो, तो उसका मतलब एक ही है। चीजों में थोड़ा अंतर है भूगोल के हिसाब से, लेकिन जीके के लिहाज से एक ही है। पहले नंबर पर अमेरिका से आए, दूसरे नंबर ब्रिटेन से आए, तीसरे नंबर पर फ्रांस से आए और चौथे पे इटली से आए। तो चारों का क्रम तो आपको याद करना है। 2024 में सर्वाधिक देशों से आने वाले पर्यटक, या 2024 में किन देशों के पर्यटक सर्वाधिक राजस्थान में आए। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे ब्रिटेन, तीसरे फ्रांस, चौथे पे इटली। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता। ठीक है भाई, सतत विकास लक्ष्य उनके प्रति राजस्थान प्रतिबद्ध है। अब सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में प्रथम स्थान किस जिले का है, ये याद करना है आपको। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की स्थिति में प्रथम स्थान कौन से जिले का, झुंझुनू का। ये चासन याद, परसेंटेज मत करना। एकमात्र ऐसा जिला जो फ्रंटनर श्रेणी है, बाकी सभी परफॉर्मर में शामिल हैं। इसको पकड़ लेना, बाकी सभी कैसे हैं, परफॉर्मर। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में राजस्थान में पहले नंबर का जिला कौन सा है, झुंझुनू। राजस्थान का सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति में एकमात्र जिला कौन सा है जो फ्रंटनर श्रेणी में आता है, झुंझुनू। बाकी सारे परफॉर्मर में आ रहे हैं। अच्छा सवाल है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वैधानिक दृष्टि से आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। यहां पे मैं आपको एक टिप्स देता हूं और आप उस टिप्स को जरूर याद करोगे। देखो, आरक्षित को इंग्लिश में रिजर्व्ड बोलते हैं, जैसे आरक्षण होता है ना, रिजर्वेशन, CRVED। तो ऐसे ही आरक्षित वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व्ड कितने हैं, 36.95%। तो राउंड फिगर में आप लगभग 36% ऐसे याद कर लेना। इंग्लिश टर्म जरूर याद करना। रक्षित को बोलते हैं प्रोटेक्टेड, और ये रक्षित वन कितने हैं राजस्थान में, लगभग 56%। और अवर्गीकृत को अनक्लासिफाइड, तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अनक्लासिफाइड ये कितने, लगभग 6%। अब देखो आपको याद क्या करना है, इनकी आपको इंग्लिश वर्जन जरूर याद करने हैं। उसका एक कारण है कि हिंदी में तो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। जैसे हिंदी में वो आरक्षित, सुरक्षित, संरक्षित कुछ भी बोल सकता है। आरक्षित, सुरक्षित, संरक्षित, रक्षित, तो वो एक जैसे लगने लगेंगे। तो इसमें सिंपल इतना याद रखो, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। रिजर्व्ड, आरक्षित वन वो होते हैं कि वन काटने की भी मना है और पशु चारण की भी मना है, कि ना तो वन काटे जाएंगे और ना ही पशु चराए जाएंगे। वो आरक्षित वन है, जिसको इंग्लिश में रिजर्व्ड बोलते हैं। तो इंग्लिश आप जरूर याद रखें, रिजर्व्ड।
इस इन रिजर्व्ड वनों का या आरक्षित वनों का राजस्थान के वन क्षेत्र में कितना परसेंटेज है? लगभग 36% ये वन पाए जाते हैं। ठीक है। रक्षित वन कौन से होते हैं? वन विभाग की अनुमति से, वन विभाग की अनुमति से पेड़ काटने की अनुमति, पेड़ काटने की अनुमति मिलती है। किसकी? वन विभाग की अनुमति से। एग्जामिनर ये सवाल भी डाल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के वन हैं जिनमें वन विभाग की अनुमति से वृक्ष काटने की या पेड़ काटने की अनुमति मिल जाती है? और ऑप्शन में दे सकता है आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। जवाब क्या करोगे? रक्षित। वे कौन से प्रकार के वन हैं जिनमें वन काटने या वृक्ष काटने या पेड़ काटने और पशुचारण दोनों चीजों पर प्रतिबंध होता है? पहले वाले आरक्षित। और ये जो अवर्गीकृत है ना, ये सड़कों के किनारे, रास्ते में, बागों में, मंचा जहां लगने वाले वन है जिनको कभी भी मतलब वन विभाग की अनुमति की इनमें आवश्यकता नहीं है। पशुचारण भी किया जा सकता है, काटे भी जा सकते हैं। तो ये है आपके अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत कितने परसेंट है राजस्थान में? 6%। अच्छा, आरक्षित सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर। रक्षित सबसे ज्यादा कहां पर है? 12। और अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहां पर है? बीकानेर। तो एग्जामिनर इस पॉइंट पे सवाल डालता है कि एक तो आरक्षित सबसे ज्यादा कहां, रक्षित सबसे ज्यादा कहां, अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहां, ये पूछेगा। एक इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समझ गए? उनका परसेंटेज पूछ सकता है। अच्छा, दूसरा, सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में कौन से पाए जाते हैं? प्रोटेक्टेड या रक्षित। सबसे कम मात्रा में कौन से पाए जा सकते हैं? अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड। और आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां? उदयपुर। रक्षित सबसे ज्यादा कहां? 12। और अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहां? बीकानेर। चूंकि हिंदी में आरक्षित, रक्षित, सुरक्षित, संरक्षित एक जैसे लगते हैं, इसलिए रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। रिजर्व्ड 36%, प्रोटेक्टेड 56% जो कि सबसे ज्यादा है, रक्षित या प्रोटेक्टेड, और अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड 6%। लवकुश वाटिका राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लवकुश वाटिका विकसित होंगी। राजस्थान और भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति 2020-21 के अनुसार। चलो इसको छोड़ो, फिलहाल तो इतना याद रख लो कि लवकुश वाटिका क्या चीज है भाई। इसमें 2 पॉइंट पकड़ो आप। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लवकुश वाटिका? 2 लवकुश वाटिका बटेंगी। इको टूरिज्म का मतलब है कि ऐसा टूरिज्म जो प्रकृति या पर्यावरण से संबंधित होता है, उसको इको टूरिज्म कहते हैं। प्रकृति या पर्यावरणीय क्षेत्रों को घूमने के लिहाज से किए जाने वाला टूरिज्म इको टूरिज्म होता है। ठीक है। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लवकुश वाटिका बनाने का प्रावधान है? 2 लवकुश वाटिका। लवकुश वाटिका का संबंध किससे है? इको टूरिज्म को बढ़ाने से है। और फिर लवकुश वाटिका क्या है? प्रत्येक जिले में कितनी लवकुश वाटिका? 2 लवकुश वाटिका बनेंगी। राजस्थान और भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति के अनुसार शिशु मृत्यु दर, बहुत बड़ा सवाल और बहुत सॉलिड सवाल। राजस्थान और भारत का तुलनात्मक अध्ययन है स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में, अनिवार्य रूप से याद करना। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर राजस्थान में कितनी है? 30 पॉइंट समथिंग। भारत में कितनी है? 35 पॉइंट समथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो राजस्थान में लगभग 30.3 मर जाते हैं और भारत में 35.2 मर जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर राजस्थान में 30 पॉइंट समथिंग, भारत में 35 पॉइंट समथिंग। दोनों का जरूर याद किया करो, क्यों एग्जामिनर तुलना कराने वाले सवाल डालता है। कुल प्रजनन दर प्रति लाख बच्चे, तो प्रजनन दर राजस्थान में 2 है और भारत में भी 2 है। तो प्रजनन दर भारत और राजस्थान दोनों बराबर है। राजस्थान और भारत में मातृ मृत्यु दर के संकेतक क्या है भाई? देखो, मातृ मृत्यु दर राजस्थान में प्रति लाख जीवित जन्म, कि अगर 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो राजस्थान में 113 माताओं की मृत्यु हो जाती है, जबकि भारत में 97। तो देखो, मातृ मृत्यु दर राजस्थान की भारत से ज्यादा है। एक तो ये डेटा याद रखना है, दूसरा ये कंसेप्ट भी याद रखना है कि राजस्थान की भारत से ज्यादा है।
लेकिन शिशु मृत्यु दर में राजस्थान कम है भारत से, मतलब राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कम होती है, भारत में ज्यादा होती है। लेकिन मातृ मृत्यु दर में उल्टा है, राजस्थान में ज्यादा होती है और भारत का एवरेज कम है, भारत में कम होती है। और प्रजनन दर में दोनों बराबर है, 2-2। तो इनका डेटा याद रखना है आपको, ठीक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, संपर्क पोर्टल क्या चीज है भाई? केंद्रीय शिकायत निवारण मंच के रूप में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181, ये याद रखना है भाई। अगर कोई भी प्रकार की शिकायत आ जाती है तो लोग कौन से टोल फ्री नंबर पर, ये नंबर 181 है, ये याद रखना है। राजस्थान संपर्क पोर्टल केंद्रीय शिकायत निवारण मंच के रूप में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, कितना टोल फ्री नंबर है? 181। किसी को कोई समस्या परेशानी है शासन प्रशासन के संबंध में तो वो 181 नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर उस शिकायत का निवारण करना, जिस सरकारी कर्मचारी अधिकारी के बारे में शिकायत की गई है उस शिकायत का निवारण करना उस सरकारी कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है। तो तुमसे एक सवाल यही पूछ सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का टोल फ्री नंबर कितना है? 181 याद कर लेना, 181, 112, 913, इस तरीके से पूछेगा। 181 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 है, इसमें 2-3 ही पॉइंट याद रखने हैं बस आपको। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, एक तो ये स्टार्ट कब हुआ? 14 नवंबर 2011 से लागू, एक तो ये याद रखना है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं नागरिकों के लिए वो नागरिकों को मिले इसकी गारंटी देने वाला अधिनियम है ये। पहले तो ये शुरू कब हुआ ये याद रखना है, 14 नवंबर 2011 से, ये याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? समयबद्ध एवं बेहतर सेवा वितरण, समयबद्ध रूप से और बेहतर रूप से सेवा प्रदान करना, राजस्थान के नागरिकों को समयबद्ध रूप से बेहतर सेवा प्रदान करना, यह सरकार का उद्देश्य है, इसलिए सरकार ने कानून बनाया है। क्रियान्वयन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल जो आएगा वो यह आएगा, सन और तारीख के अलावा सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, वर्तमान में 28 विभागों की कुल 306 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। वर्तमान में कितने विभागों की? 28 विभागों की कुल कितनी सेवाएं? 306 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो इसको ऐसे देखो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2011 में पारित हुआ। इसके अनुसार वर्तमान में राजस्थान में कितने विभागों की कितनी सेवाएं दी जा रही हैं? कितने विभागों कितनी सेवाएं? 28 विभागों की कुल 306 सेवाएं, ये डेटा याद रख लेना। और वो स्टार्टिंग हुई है वो सन याद रख लेना, उस तारीख भी। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012, 1 अगस्त 2012 से लागू, जन सुनवाई अधिकार अधिनियम। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जन सुनवाई अधिकार अधिनियम याद करना है। गुड गवर्नेंस या अच्छे प्रशासन या सुशासन के संबंध में कानून है ये। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम कब स्टार्ट हुआ भाई? 1 अगस्त 2012। उद्देश्य क्या है? बेहतर शिकायत निवारण तंत्र, मतलब ऐसा शिकायत निवारण तंत्र बना दो जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके तहत सूचना और सुगम केंद्र स्थापित किए गए। सूचना और सुगम केंद्र किसके तहत स्थापित किए गए भाई? राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम के द्वारा। जन सूचना पोर्टल क्या चीज है? नागरिकों को सरकारी योजनाओं, जन सूचना इसका नाम ही है कि नागरिकों को सूचना देना। क्या सूचना देना? कि हमारी ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है। नागरिकों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं की आसान, पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाना है। दिसंबर 2024 तक 348 योजनाओं और 117 विभागों की 743 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। इसको याद करो। पोर्टल का नाम क्या है? जन सूचना पोर्टल। तो इसका मतलब क्या है? जनता को, मतलब नागरिकों को किसकी सूचना दे रही है सरकार? सरकारी योजनाओं की, सेवाओं की और सूचनाओं की आसान, पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराता है। मतलब सरकारी योजना, सरकारी सेवा, इनकी नागरिकों को सूचना उपलब्ध करवाता है।
अब फिर जन सूचना पोर्टल कितने विभागों की, कितनी सूचनाओं की, कितनी योजनाओं की जानकारी दे रहा है वो देखो। 348 योजनाओं, 117 विभागों की, 743 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। दिसंबर 2024 तक 348 योजनाओं और 117 विभागों की 743 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। इतना याद कर लेना, 117 विभागों की 743 योजना। चलो ये 2 पॉइंट याद कर लेना। राजस्थान जन सूचना पोर्टल का काम क्या है? नागरिकों को सरकार की ओर से विश्वसनीय सूचना उपलब्ध करवाना। कितने विभागों की? 117 विभागों की 743 योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पढ़ चुके हैं इसको। राजस्थान किसान साथी पोर्टल को ई गवर्नेंस योजना 2023-24 के तहत नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम के लिए गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग श्रेणी में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसको सिंपल पॉइंट याद रख लो आप। मैं आपको 2 ही शब्द पकड़ा रहा हूं, एक तो सिल्वर अवार्ड को पकड़ लो और एक पकड़ लो राजस्थान किसान साथी पोर्टल को। बस खत्म बात। एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा, ई गवर्नेंस में राष्ट्रीय स्तर का सिल्वर अवार्ड कौन से पोर्टल को मिला? राजस्थान किसान साथी पोर्टल। या दूसरा सवाल ऐसे होगा, राजस्थान किसान साथी पोर्टल को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का कौन सा पुरस्कार मिला? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मिला है भाई? सिल्वर अवार्ड। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान किसान साथी पोर्टल ने किसानों को मतलब ऑनलाइन ई पेमेंट के द्वारा पेमेंट प्राप्त करेंगे और ई नाम के द्वारा अपनी फसल को बेचेंगे। उसके द्वारा ही किसान साथी पोर्टल पर जो किसानों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मिलेंगे। तो किसान साथी पोर्टल ने किसानों को अपनी फसल को बेचने में, उनकी किसी भी प्रकार की जानकारी में और अपना पेमेंट प्राप्त करने में ऑनलाइन फील्ड में उनको डिजिटल माध्यम प्रदान किया है और इसमें इसने एक उत्कृष्ट कार्य किया है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान किसान साथी पोर्टल को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये पकड़ना है आपको, सिल्वर अवार्ड से। अब राजस्थान बजट आ गया भैया आपका 25-26 का। 25-26 बजट प्रस्तावित योजनाओं के उद्व्यय 2025-26 में। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में बजट पारित हुआ। बजट पारित होता है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इन योजनाओं में इतने % अपने संसाधनों को खर्च करेंगे। तो वो परसेंटेज जो होता है ना, वो पेपर में सवाल के रूप में आ जाता है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगभग कितना % खर्चा किया जाएगा? 28%। सवाल यहां रखा हुआ है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार प्रस्तावित योजनाओं में प्रस्तावित योजनाओं के उद्व्यय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इन योजनाओं में जो व्यय किया जा रहा है उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है अपन को। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना % खर्च किया जा रहा है? लगभग 28%। पेयजल और ऊर्जा के लिए कितना किया जा रहा है? लगभग 19%। सामाजिक सुरक्षा के लिए कितना किया जा रहा है? लगभग 12%। ये रट रहे हैं दम लगा के। आधारभूत विकास के लिए 10%, ग्रामीण विकास के लिए 10%, शहरी विकास और आवास के लिए 6%, कृषि विकास के लिए 5%, शासकीय व्यवस्था 4%, औद्योगिक विकास 1%, मतलब 1.27, सूचना प्रौद्योगिकी 0.98। अब इसमें से अगर आप 10 याद नहीं कर सकते तो कम से कम 5 या 6 तो आपको पक्के याद करेंगे। देखो पहला सवाल तो यही बन गया। क्या बन गया? राजस्थान बजट 2025-26 में प्रस्तावित योजनाओं के उद्व्यय के अनुसार सर्वाधिक किस मद में उद्व्यय किया जाएगा? मतलब सबसे ज्यादा खर्चा किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो पहला सवाल आएगा शिक्षा और स्वास्थ्य, पेयजल और ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत विकास। तो क्या उत्तर आ जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा किया जाएगा। ठीक है। फिर कहेगा राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार प्रस्तावित विभिन्न मदों में प्रस्तावित उद्व्यय के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो वो 4 होंगे और चारों में किए जाने वाले उद्व्यय का परसेंटेज रहेगा, जिसमें से किसी एक को गड़बड़ कर दिया जाएगा, वो आपका आंसर होगा। तो कम से कम 5-6 उद्व्यय तो आप पक्का याद करिए। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना खर्च किया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में, जो 2025-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा है? लगभग 28% खर्चा किया जाएगा शिक्षा स्वास्थ्य में, और पेयजल और ऊर्जा में 28-19%, सामाजिक सुरक्षा में लगभग 12%। ठीक है भाई। और आधारभूत ढांचा 10%, ग्रामीण विकास 10%। ये 5 तो पक्के याद करने हैं। एक और देख लो, एक कृषि विकास पकड़ लो, कृषि और उद्योग दोनों को पकड़ो भाई, क्यों पूछ लेता है वो। कृषि में लगभग 5% और उद्योग में लगभग 1%। कई बार लोग सोचेंगे यार कृषि के बजाय तो औद्योगिक विकास में शायद सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। 1% कर रही है, कृषि में 5% कर रही है। तो इनको क्रम से पॉइंट के बाद का जो डेटा है उसको छोड़ दो, 28 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, ऐसे याद करना है। और 5 क्षेत्र और 5 डेटा, बस उतना याद कर लो। फिर या तो एग्जामिनर ये पूछेगा सबसे ज्यादा किसमें किया जा रहा है, एक सवाल। दूसरा ये पूछेगा निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, समझ गए? 4 होंगे और 4 अलग रहेंगे, लेकिन परसेंटेज में अंतर रहेगा, तो वो सही सुमेलित करना है। तीसरा ये रहेगा कि उद्व्यय किए जाने वाले क्षेत्रों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, कि सबसे ज्यादा कौन सा, फिर कम कौन सा, फिर कम कौन सा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जाने वाली 100 यूनिट निशुल्क बिजली को बढ़ाकर कितने यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क कर दी गई है? बड़ा सवाल है भाई, आ सकता है पेपर में, पक्का आना चाहिए, क्यों सरल सवाल भी है। कि पीएम सूर्य घर योजना के अनुसार मुफ्त बिजली कितनी यूनिट किए जाने का प्रावधान हो गया? अब 150 यूनिट याद करना, 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मां नेत्र वाउचर योजना, मां नेत्र वाउचर क्या है? ट्रक और बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग जैसे कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना चलाई गई है। अच्छा सवाल है भाई। मां नेत्र वाउचर, निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए। किनको निशुल्क चश्मे भाई? ट्रक और बसों के ड्राइवरों को। क्यों? अगर इनकी आंखों में प्रॉब्लम आती है, और अगर इनकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी इनके हाथ में होती है, बस वालों का हाथ में। और ट्रक वाले सामने वाले को ठोक देंगे अगर आंखें खराब हो गई और चश्मा नहीं चढ़ा हुआ होगा तो ट्रक, बस ड्राइवर और कामगार वर्ग के लोग जैसे कारीगर, दर्जी, बढ़ई, मिस्त्री, नाई इत्यादि लोगों को निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने की योजना। एक ही पॉइंट पकड़ लेना, निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने की योजना है मां नेत्र वाउचर योजना, कामगार वर्ग को। जीरो एक्सीडेंट जोन, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जीरो एक्सीडेंट जोन विकसित किए जा रहे हैं दिल्ली, जयपुर, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा हाईवे पर। तो ये अच्छा सवाल है। सवाल कैसे है कि राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जीरो एक्सीडेंट जोन कहां स्थापित किए जा रहे हैं? ये 3 मार्गों पर, जयपुर, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा। याद कर लेना भाई। देखो, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए राजस्थान में स्थापित जीरो एक्सीडेंट जोन में निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग शामिल नहीं है? तो जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा, और तीसरा कौन सा? जयपुर कोटा। मतलब जीरो एक्सीडेंट जोन निकलेगा जयपुर से ही, जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा, ये 3 जीरो एक्सीडेंट जोन में शामिल किए गए हैं। कृषि बजट 2025-26, कृषि बजट की राशि 65,232 करोड़ 4 लाख रुपए, राज्य के कुल बजट का 12.15%। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए। ठीक है भाई, फैक्ट याद कर लीजिए। 2025-26 का जो बजट है ना, दो 2025-26 का जो बजट है उसमें कृषि बजट की राशि राज्य के कुल बजट का लगभग कितना परसेंट कर दी गई है? 12% कर दी गई है। राज्य के कुल बजट का 12%।
पीएम किसान सम्मान निधि में पहले कितने रुपए मिलते थे? 6,000 केंद्र की तरफ से। फिर राज्य ने अपनी तरफ से मिला के इनकी राशि बढ़ाकर कितने कर दी? 9,000 रुपए। तो ये याद रखना है, 9,000 रुपए प्रति वर्ष। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। ये 9,000 याद रखना है आपको। राजस्थान में, समझ गए, राजस्थान में कितनी है पीएम किसान सम्मान की राशि? सब पीएम किसान सम्मान निधि की राशि कितनी है राजस्थान में? 9,000 रुपए। श्री अन्न, राजस्थान बाजरा मतलब श्री अन्न, मोटा अनाज उत्पादन में देश भर में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। याद करो भाई। बाजरा या श्री अन्न के उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। राजस्थान बाजरा, श्री अन्न शब्द का मतलब मोटे अनाज के लिए प्रयोग में हो रहा है। वर्तमान में मोटे अनाज का जो उपयोग है वो बढ़ रहा है। बीपी, शुगर, विभिन्न प्रकार की और प्रॉब्लम जो हो रही हैं, तो खुद प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया है मिलेट्स, मोटा अनाज, कदन्न जिसको बोला गया है, इसका उत्पादन बढ़ाइए और इसको अपने खाने में यूज ज्यादा लीजिए। तो राजस्थान बाजरा या श्री अन्न उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये फैक्ट पढ़ चुके हैं अपन, फैक्ट याद करो। हरित बजट 2025-26 राजस्थान का प्रथम हरित बजट है। ये भी बड़ा सवाल है। राजस्थान का प्रथम हरित बजट कौन से वित्तीय वर्ष में पारित हुआ? हरित बजट 2025-26 के वित्तीय वर्ष में पारित हुआ। राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, ये क्या चीज है? 15 वर्ष पुराने वाहनों का उपयोग निषिद्ध तथा नई तकनीक के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन करने हेतु। बड़ा सवाल और अच्छा सवाल है। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का उपयोग क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का मतलब है 15 वर्ष से अधिक पुराना डीजल पेट्रोल का वाहन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, 15 वर्ष से अधिक पुराना वाहनों का उपयोग क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार के नए तकनीक के डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन वाले वाहनों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम हो। तो इसमें जो 15 वर्ष है ना, ये पेपर का पॉइंट बनेगा कि राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार कितने वर्ष से अधिक के वाहनों का उपयोग निषिद्ध है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। क्या उत्तर आएगा? 15 वर्ष। याद कर लेना। बर्तन बैंक आप पढ़ चुके हो भाई। पहले चरण में कितनी पंचायतों में? 1,000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1-1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। किस चीज के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौती से निपटने के लिए स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाए जाने के लिए। राजस्थान में लंबी अहिरान झुंझुनू में जो सरपंच थी मैडम यादव, उन्होंने एक नई पहल की कि भाई प्लास्टिक के बर्तनों से पोल्यूशन होता है। तो अपनी ग्राम पंचायत में जहाँ की वो सरपंच थी, वहाँ उन्होंने स्टील के बर्तन रखवाए कि आप प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें, स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें, जिससे कि पर्यावरण में प्लास्टिक पोल्यूशन ना हो। अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान सरकार ने लिया है और 1,000 ग्राम पंचायतों में पहले इसको शुरू किया जा रहा है। 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन रखवाए गए, जिससे कि उन बर्तनों का प्रयोग होगा और प्लास्टिक जो कचरा या प्लास्टिक पोल्यूशन होता है वो उससे रोकेगा। जब ये योजना या पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो फिर राजस्थान की सारी ग्राम पंचायतों में हो जाएगा। तो फिलहाल तो इतना जान लें, बर्तन बैंक किस स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर। पहला सवाल तो यही है। प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों में? 1,000 पंचायतों में। कितने रुपए के? 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन रखे जा रहे हैं। किस चीज के लिए रखे जा रहे हैं? क्यों? प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए, पर्यावरण के लिए चुनौती से निपटने के लिए, स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए। कितनी ग्राम पंचायत? 1,000 ग्राम पंचायत। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 लाख के स्टील के बर्तन।
पेनोरमा राजस्थान में कहाँ लगी है वो देखिए। तेजाजी की पेनोरमा सुरसरा अजमेर में लगी है। हड़बू जी की भूंडेल खीमसर नागौर में लगी है। श्री गोगा देव जी राठौड़ इनकी प्रतिमा सेखाला जोधपुर में लगी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फार्म पाली में स्थापित राज्य का पहला। काम क्या है, उद्देश्य क्या है? देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। अब ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं भाई। एग्जामिनर क्या सवाल डालेगा? सबसे पहले तो पेपर में आएगा पाली। पाली के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैसे भी सवाल बना लो। एग्जामिनर सवाल डालेगा देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फार्म राजस्थान में कहां स्थापित हो रहा है? पाली। खत्म बात। नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इससे नवीन परिवारों को, नए परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब उसमें कितने परिवार और किस किस तरीके का प्रावधान है वो देखो। बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ये पॉइंट याद रखना, 10 लाख आपको। एक तो ये याद रखना है 10 लाख नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित किया जाएगा। एग्जामिनर पूछेगा राजस्थान में बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत, राजस्थान में बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत कितने परिवारों को? 10 लाख परिवारों को, 10 लाख नए परिवारों को। यही है ट्विस्ट कहानी का। 2025-26 के बजट के अनुसार 10 लाख परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा। 2025-26 के बजट के अनुसार 10 लाख नए परिवारों को एनएफएसए में जोड़ा जा रहा है। मतलब पहले से जो है उनके अलावा 10 लाख नए। ये है पॉइंट की बात कि 2025-26 के बजट प्रावधानों में राजस्थान में और कितने नवीन परिवारों को एनएफएसए योजना के अंतर्गत लाभान्वित के रूप में जोड़ा जा रहा है? 10 लाख नए। हाँ भाई, अब अर्थशास्त्र या इकोनॉमी से संबंधित कुछ सवाल आ चुके। वर्तमान मतलब प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में पड़ा था ना आपने 1,85,000। वर्तमान मतलब प्रचलित कीमतों पर 1,85,000 समथिंग, और स्थिर कीमतों पर कितना आ जाएगा भाई? 96,000। ये रट लो। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर या वर्तमान कीमतों पर 1,85,000, स्थिर कीमतों पर 96,000। 2024-25 वित्तीय वर्ष में 1,85,000। बदलाव क्या है? पिछले वर्ष से 11.4% अधिक। अब सवाल क्या बनेगा? 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2000 आर्थिक समीक्षा तो पिछले की हुई है, 25-26 तो भी चल रहा है, तो 24-25 का डेटा आया ढंग से। तो वित्त वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,85,000। याद कर लो, ठीक है। दूसरा सवाल, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय उससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 11% लगभग। कितने प्रतिशत अधिक है? लगभग 11%। अब स्थिर कीमतों पे देख लो। स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आए तो पहला सवाल तो यही है कि स्थिर कीमत का आधार वर्ष क्या है? स्थिर कीमत का आधार वर्ष 2011, बार एक तो याद करना है। और स्थिर कीमतों पर 2024-25 में जो आय है वो आपने 96,000 रुपये पढ़ी ली है लगभग, और वो पुराने वित्तीय वर्ष मतलब ये तो 24-25 वाली है, ये तो 2024-25 वाली है, और वह पुराने वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 की तुलना में कितनी बढ़ी? लगभग 6.88% बढ़ी। तो मतलब प्रचलित कीमतों पर आय तो लगभग 11% बढ़ी है, स्थिर कीमतों पर आय लगभग 6% बढ़ी है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,85,000, स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय लगभग 96,000।
हाँ, बहुत सॉलिड सवाल, शानदार सवाल। 2024-25 वित्तीय वर्ष में राजस्थान का राजस्व व राजकोषीय घाटा, राजस्व व राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा पकड़ना होता है और एक राजस्व घाटा पकड़ना होता है। ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल परीक्षा में आते हैं। राजस्थान सरकार में कोई सी भी परीक्षा दो, करंट अफेयर के रूप में प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रचलित कीमत, स्थिर कीमत, ये 6, 7, 8 सवाल ऐसे होते हैं करंट इको के कि जो आप अनिवार्य रूप से याद अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी पक्का अधूरी है। और पेपर अगर ठीक ठाक सेट होता है तो इनमें से 1 या 2 सवाल हर परीक्षा में आते हैं, बस इन 7-8 सवालों में से। तो 2025-26 में देखिए, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है। राजस्व घाटा जीएसडीपी के अनुपात में 2024-25 में आपको याद करना है, राजस्थान का राजस्व घाटा 24-25 में, 25-26 में तो अभी कितना राजस्व घाटा रहा या कितना राजकोषीय घाटा रहा ये तो निकलेगा, क्यों 25-26 तो वित्तीय वर्ष चल रहा है ना अभी। तो 2024-25 में राजस्व घाटा लगभग 25,000 करोड़ रुपए, याद कर लेना, लगभग 25,000 करोड़ रुपए, 25,758 है, लेकिन मोटा मोटा से याद कर लेना, लगभग 25,000 करोड़ है, जो कि राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 1.4%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जामिनर पूछेगा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान का राजस्व घाटा राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया या लगभग कितना प्रतिशत निकला, 1.4%। तो राजस्व घाटा 1.4%। ठीक है भाई, आगे देखो। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब की बार कौन सा घाटा आ रहा है, राजकोषीय घाटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब की बार कौन सा घाटा आ रहा है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा 2024-25 में लगभग 70,000 करोड़ रुपए, राजस्व घाटा 25,000 करोड़ रुपए, जो कि राज्य के जीडीपी का 1.4%। राजकोषीय घाटा लगभग 70,000 करोड़ रुपए, दोनों डिजिट याद करनी है, 70,000 करोड़ रुपए, और राज्य के जीडीपी का लगभग 3.9%। ये 2 सवाल पक्का याद करना। ये राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा, ऐसे इधर लिख लो, ये तो राजस्व घाटा है, और ये राजकोषीय घाटा है। राजस्थान का पूछ रहे हैं हमें ना, क्योंकि राजस्थानी जी के पढ़ रहे हैं। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो सुन लो, और 2024-25 का ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान का राजस्व घाटा, राजस्थान का राजस्व घाटा लगभग कितना करोड़ है, 25,000 करोड़ रुपए, जो कि राज्य के जीएसडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है, 1.4%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा 70,000 करोड़ रुपए, जो कि राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीएसडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है, 3.9। ये दोनों डेटा किसी भी कीमत पे याद करना, ठीक ठाक पेपर सेट हुआ तो मिल जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, अगले 1 साल में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे रीट मेंस हो जा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, और जो भी आरएस ईओआरओ, उनमें से अगर 5 एग्जाम होंगे तो 5 में से कम 3 एग्जाम के अंदर, ये 4 लाइन जो मैं बोल रहा हूं, इनमें से 5 में से 3 एग्जाम में सवाल पक्का आएंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान की वार्षिक विकास दर कितनी है, तो पिछला वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 8% वृद्धि दर रही, जिसका आधार वर्ष 2011-12 लिया गया। आधार 2011-12 का मतलब क्या है, स्थिर कीमतों पर पिछला वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है, 8%। अब 24-25 में देखिए, मौजूदा कीमतों पर 17% और स्थिर कीमतों पर 7.82%। ये याद करो भाई।
देखो इसको ऐसे याद करते हैं। राजस्थान की क्या पूछ रहा है वो, 2023-24 में राजस्थान की 8% वृद्धि दर रही, राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, जिसका आधार 2011-12 या स्थिर कीमतों पर लिया गया। तो 2023-24 की बात है, हमको ये याद नहीं करना है, हमको 24-25 याद करना है, करंट का मामला। तो ये क्या है, मौजूदा कीमतों पर, मतलब प्रचलित कीमतों पर। मौजूदा को क्या बोला जाता है, प्रचलित कीमतों पर। अब एग्जामिनर पूछेगा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की वृद्धि दर कितनी रही, 17% याद करनी है, ठीक है। स्थिर कीमतों पर, स्थिर वही है जो 2011-12 था ना, ये भी तो 23-24 में 8% है, लेकिन 24-25 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की वृद्धि दर 7.82%। दोनों याद करना है कि 2024-25 में राजस्थान की वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर, पहले तो स्थिर कीमतों पर 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और प्रचलित कीमतों पर 17%। राजस्थान की जनगणना 2001 एवं भारत की जनगणना 2001, इसमें तुलना भाई, ये सवाल पेपर में बार बार आते हैं कि भले जीके राजस्थान का हो, लेकिन राजस्थान के जीके में भी राजस्थान के आंकड़ों को भारत के संदर्भ में तुलना करके पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान की जनगणना 2001 और भारत की जनगणना 2001। अब इसमें देखो आप, राजस्थान की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन 2001 और 2011 और परिवर्तन। कुल जनसंख्या, यहां पे देखिए राजस्थान में 2001 के अनुपात में ये पूछ रहा है राजस्थान की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन। तो राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या में परिवर्तन कितना हुआ, 21.3%। एक चीज और ध्यान रख लेना, राजस्थान जीके में राजस्थान जनगणना 2011 और राजस्थान जनगणना 2001, इन दोनों के बीच में भी ये पूछ लेता है कि जनगणना 2011 में, ये अभी आए इसी साल जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम है ना, उनमें भी ये सवाल आया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ये चीज इतनी रही है, ठीक है, अब तुम्हें 2011 तो याद है, तुरंत दूसरा वो डालेगा पॉइंट, जो कि पिछली जनगणना की तुलना में इतने प्रतिशत बढ़ा। अब आपको पिछली 2001 याद नहीं है, तो मैंने पहले ही ये सारे सवाल डाल दिए यहां पे, जिन जिन में बढ़ोतरी होगी वो याद करने, पूरी जनगणना याद नहीं करनी। 6-7 पॉइंट बता रहा हूं, सवाल आया तो यहीं से निकल जाएगा। जैसे देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 21.3%। अब एग्जामिनर आपसे सवाल डाल सकता है, राजस्थान की जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार 6.86 करोड़ है, पहला लाइन ठीक है, फिर तुरंत दूसरा पॉइंट डाले, जो कि 2001 की जनसंख्या के अनुपात में इसमें वृद्धि 21.3% की हुई है। फिर कहेगा अब सही उत्तर का चयन करें, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनगणना 2001 में राजस्थान में जनसंख्या में, 21.3% की वृद्धि हुई है। अब यहां देखो, जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 21.3% है। कितनी है, 21.3%। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, 2001 में कितनी है, वो 28.4% थी, 2011 में कितनी हो गई, 21.3% की हो गई, तो इसमें कमी आई है। अब कमी कितनी आई है, -7.1%। या तो इसको ये कह लो लगभग 7% की कमी, या 7.1% की कमी, या -7.1%। समझ गए, तो इसका मतलब क्या वो समझो, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.3%, जो कि जनगणना 2001 की तुलना में, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, और जनसंख्या वृद्धि दर में लगभग कितने परसेंट की कमी हुई है, लगभग 7% की कमी हुई है, -7.1%, मतलब लगभग कितने परसेंट की कमी, लगभग 7% की कमी।
स्त्री पुरुष का लिंगानुपात देखिए, 2001 की जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात 921 था, 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात 928 है। अब लिंगानुपात तो बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है? 0.76% बढ़ा है। अब एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा? राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात या स्त्री पुरुष के बीच का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 928 है। लिंगानुपात कितना? 928, जो कि पिछली जनगणना की तुलना में 0.76% बढ़ा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो परिवर्तन है ना, ये आपको आना चाहिए। और 2011 की जनगणना के डेटा तो आप वैसे ही पढ़ ही रहे हो भाई, 2011 की जनगणना मैंने पूरी पढ़ा दी आपको, लेकिन 2011 की जनगणना में 2001 की जनगणना के अनुपात में जो भी परिवर्तन हुआ है, चाहे वृद्धि हुई है चाहे कटौती हुई है, ये एग्जामिनर एक पॉइंट पकड़ के डाल देता है तो हमारी सारी नॉलेज धरी रह जाती है उस जगह पर। क्यों? 11 की जनगणना तो हम रटे रहते हैं, 1 की जनगणना का अपन को पता नहीं है, और वो पहला पॉइंट तो 11 की जनगणना का आधार पर डालेगा और दूसरा पॉइंट दोनों की तुलना के आधार पर डालेगा। मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये डालेगा, फिर कहेगा अब सही उत्तर का चयन करें, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या इस तरीके से। समझ गए? तो स्त्री पुरुष लिंगानुपात 0.76% बढ़ा है, जनसंख्या वृद्धि दर 7% कम हुई है, माइनस में ये, और कुल जनसंख्या 21.3% बढ़ी है। ठीक है भाई। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, अब जनसंख्या घनत्व 200 है 2011 की जनगणना में, और 1 की जनगणना में 165 था। 11 की जनगणना में 200 है, तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है? लगभग 21%। ऐसे याद करना है भाई आपको। और एक चीज सुन लो, 2001 के डेटा भी याद करने हैं और 2011 के भी याद करने हैं, और जो परिवर्तन है वो भी याद करना है। क्यों? हो सकता है परसेंटेज में नहीं दे, यूं ही दे दे कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व 200 है, जबकि ये उससे पहले 2001 की जनगणना में 165 था। तो आपको ये डेटा भी याद करना है। बस 6 संकेत तक तो लिखे हैं मैंने। साक्षरता का परसेंटेज देख लो, 2001 की जनगणना में 60.41%, 11 की जनगणना में 66.11%, और परिवर्तन कितना हुआ है? लगभग 9% वृद्धि हुई है साक्षरता में राजस्थान में। महिला साक्षरता 2001 की जनगणना में 43.9%, 2011 की जनगणना में 52%, और जो महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है लगभग 18%। ऐसे याद करना भाई। निष्कर्ष, सबसे ज्यादा सुधार महिला साक्षरता में 18.7% हुआ। जनसंख्या वृद्धि दर घटी है -7.1%। 0 से 6 लिंगानुपात बिगड़ा, ये बिल्कुल सही है। 0 से 6 का लिंगानुपात है ना, वो भी कम हुआ है भाई, ये भी याद रख लेना। लिंगानुपात तो बढ़ा, लेकिन 0 से 6 के लिंगानुपात को शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। शिशु लिंगानुपात ये -2.3% हो गया, या लिंगानुपात कम हुआ, तो इसको याद रख लेना। 0 से 6 के बीच का लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात राजस्थान में कम हुआ है, बिगड़ा है, मतलब खराब हुआ है, जबकि टोटल लिंगानुपात बढ़ा है। अब भारत की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन, तो ये तो तुलना थी राजस्थान की दोनों जनगणनाओं के बीच में, 2001 की और 2011 की। और अब भारत की जनगणना 2011 और राजस्थान की जनगणना 2011, इनके बीच की भी तुलना। और भाई देखो, अनिवार्य रूप से याद करना है, क्योंकि पेपर में जब ये सवाल आता है ना, अगर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनगणना में ये चीज इतनी है, जो कि भारत की जनगणना के अनुपात में इतनी कम है या इतनी ज्यादा है। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर या देश की साक्षरता दर इतनी, जबकि राजस्थान की साक्षरता दर इतनी, जो कि भारत की या देश की साक्षरता दर की तुलना में इतने परसेंट ज्यादा है या इतने परसेंट कम है। तो तुलना वो भारत की से करवा लेगा 2011 में, समझ गए। और इसके अलावा अगर वो ऐसा भी कर सकता है कि राजस्थान की 2001 की से 2011 की तुलना करवा ले। तो राजस्थान वाला देख चुके, भारत वाला देखो, भारत की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन
2011 2012, अच्छा कुल जनसंख्या इतनी, फिर इतनी भारत की 17.7 जनसंख्या वृद्धि। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे याद करना है कि भारत में कुल जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है भारत में, और राजस्थान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दोनों के बीच का अंतर यहां पे देखिए। कुल जनसंख्या इतनी इतनी, ठीक है, तो परिवर्तन कितना हुआ है भारत में? 17.7%। भारत की जनगणना 2001 और 11 के बीच में कुल जनसंख्या में भारत में कितनी बढ़ी है? 17.7%। राजस्थान में कितनी बढ़ी है? लगभग 20%। तो जनसंख्या वृद्धि भारत की से ज्यादा राजस्थान की है, समझ गए? आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। राजस्थान की भी जनसंख्या वृद्धि दर में लगभग 7% की कमी आई है, भारत की 3.8% की कमी आई है। तो जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी है, राजस्थान की कितनी है? जनसंख्या भारत की कितने परसेंटेज बढ़ी, राजस्थान की कितने परसेंटेज बढ़ी? जनसंख्या वृद्धि दर भारत की राजस्थान की कितने परसेंट कम हुई, भारत की कितने परसेंट कम हुई? तो दोनों डेटा साथ में लेके चलना है। अब जैसे लिंगानुपात है, राजस्थान में भारत में लिंगानुपात 1.1% बढ़ा है। राजस्थान में तुमने देखा था वो 921 से 928 हो गया था, लगभग 0.76% बढ़ा था। तो भारत में लिंगानुपात कितना बढ़ा, राजस्थान में कितना बढ़ा? ये तुलनात्मक अध्ययन आएगा। ये चीज चाहे आप भारत की छोड़ देना, यहां पर मैं आपको बताऊं सिंपल, चूंकि राजस्थान जीके का एग्जाम दे रहे हैं तो भारत की ये चीज छोड़ देना, लेकिन भारत में लिंगानुपात में परिवर्तन 1.1% हुआ है और राजस्थान में कितना हुआ है ये परिवर्तन, ये डेटा याद रखना है। भारत में साक्षरता दर कितनी बढ़ी है, राजस्थान में कितनी बढ़ी है? लिंगानुपात कितना बढ़ा है, राजस्थान में कितना बढ़ा है? ये परिवर्तन भारत का याद करना है और राजस्थान के साथ तुलना करके करना है। जैसे जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व साहब भारत का 382 है, ये डेटा याद करना है। ये 2001 का भारत का याद नहीं करना, लेकिन 2011 का भारत का सारा याद करना है। इस स्त्री पुरुष लिंगानुपात भारत में 943 है और राजस्थान में 928 है, ठीक है भाई। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में 382 है और राजस्थान में 200 है। भारत में कितना परसेंटेज बढ़ा पिछली जनगणना में, राजस्थान में कितना परसेंटेज बढ़ा? एक तो ये परिवर्तन याद करना है दोनों का, और एक ये 2011 की जनगणना का आंकड़े। साक्षरता जैसे भारत में 74.4% है, राजस्थान में कितनी है? महिला साक्षरता भारत में 65% है, राजस्थान में 52% है। मान लो ऐसा ही सवाल पूछ ले, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता लगभग 52% है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 13% कम है। क्यों? देश की 65 है, राजस्थान की 52 है, लगभग 13% कम है। अब तुम ये कैसे जानोगे कि देश की से 13% कम है राजस्थान की? उसने तो राजस्थान के संदर्भ में ही सवाल डाल दिया कि देश की महिला साक्षरता से लगभग 13% कम है राजस्थान की महिला साक्षरता, जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये जानने के लिए आपको 2011 के देश के आंकड़े भी पता होना चाहिए। तो देश का 2011 और राजस्थान का 2011, इनके बीच तुलना करवाएगा, ठीक है। राजस्थान का 2001 और राजस्थान का जनगणना 2011, इनके बीच तुलना करवाएगा, इसलिए मैंने देश वाले डेटा डाले। अब राजस्थान के पदाधिकारी, अब ये भाई वो डिजिट है आपकी, वो याद करो। राजस्थान के राज्यपाल 45वें नंबर के कौन है? राज्यपाल 45वें नंबर के हरिभाऊ किशन बागड़े। मुख्यमंत्री 14वें मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, 45वें राज्यपाल हैं भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, 2 उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में। न्यायपाल का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक। मुख्य न्यायाधीश 43 में KR श्रीराम, मुख्य न्यायाधीश 42 में मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव। अब ये KR श्रीराम जैसे रिटायर हो गए थे, कार्यवाहक है संजीव प्रकाश शर्मा।
प्रशासनिक पद में मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता के कोष्टक में आप इंग्लिश टर्म और लिख लो, पेपर में कई बार आ जाती है। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है भाई। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कि राज्यपाल करता है, और ये राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, और ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं लड़ेगा जो राज्य सरकार के खिलाफ हो, और ऐसी कोई न्यायिक सलाह भी किसी को नहीं देगा जो राज्य सरकार के खिलाफ हो। और केंद्र में ऐसा ही जो अधिकारी पाया जाता है उसको महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, राज्य में महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल बोलते हैं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लांबा। ये जितने पदाधिकारी हैं लिस्ट याद करनी है, एक सवाल पक्का आएगा यहां से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8वें नंबर के। अब ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से नंबर के, ये छोड़ देना, ठीक है। खाली कौन से नंबर का, ये अगर कोई याद करना है तो राज्यपाल का याद कर लेना, मुख्यमंत्री का याद कर लेना, ज्यादा से ज्यादा मुख्य न्यायाधीश का याद कर लेना, 3 के अलावा किसी का मत करना। बाकियों का नाम: मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, लोकायुक्त कौन है राजस्थान में? प्रकाश कृष्ण लेहरा है, लेखरा लेहरा है, लोढ़ा नहीं है, लेकिन प्रताप कृष्ण नाम याद कर लेना। लोढ़ा नहीं है, लेहरा। आयोग या बोर्ड: 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरुण चतुर्वेदी। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल मूलचंदानी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू। आजकल इसका बयान आ रहा है, भाई प्रामाणिक किताबें पढ़िए, पेपर तो ठीक ठाक वाले ही बनेंगे, क्यों 30-35 साल लोगों को नौकरी करनी है, तो योग्य आदमी चाहिए। तो इनका सीधा मतलब है कि कोचिंग संस्थानों पर इनका टारगेट है, तो हम कोचिंग नहीं है, कोचिंग से ऊपर है, ठीक है। क्योंकि हम कोई कोचिंग या ऐसा मटेरियल सेलेक्टेड छोटा मोटा नहीं, 30-40 मैगजीन में से निचोड़ ला ला के आपको करंट बनाया है। वो करंट की आपने गहराई भी देख ली होगी, सारे प्रकार का जो करंट है। अब इतने लेवल पे जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो फिर आरपीएससी कैसा ही पेपर बना ले, प्रामाणिक किताबों में से बना ले, चाहे किसी भी ग्रंथ में से बना ले। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शेखावत। आयुक्त जयपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर कौन है? सचिन मित्तल। जोधपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर कौन है? ओम प्रकाश। अब मैं चलो थोड़ा सॉर्ट भी करा देता हूं आपको, चलो थोड़ी दया करता हूं आप पे, तो आप ऐसा करना, इनको छोड़ देना, खाली 2 चीजों को। 16वीं राजस्थान विधानसभा, इसके पदाधिकारी जरूर याद करो। एक सवाल यहीं से मिल जाएगा आपको इसी साल। प्रोटेम स्पीकर 16वीं राजस्थान विधानसभा के कालीचरण सर्राफ बने। विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? एक चीज ध्यान रख लेना पहले तो, प्रोटेम स्पीकर अलग होता है और विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर अलग होता है। तो प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा के कालीचरण सर्राफ बने, और 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर वासुदेव देवनानी। नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। अब कुछ आपको कैबिनेट मंत्री भी याद रखने हैं। कैबिनेट मंत्री: कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजन विभाग, सामान्य विभाग, प्रशासन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नीति निर्धारण विभाग, प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। ये सारे मंत्रालय किसके पास हैं? भजनलाल शर्मा जी के पास हैं। गृह कैबिनेट मंत्री गृह भजनलाल शर्मा जी हैं, और जो जवाहर बेडम जी हैं वो गृह राज्य मंत्री हैं, और कैबिनेट गृह मंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, जो खुद मुख्यमंत्री भी हैं। असली चीज तो रहेगी इसमें मुख्यमंत्री, सीएम। वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग। ये सारी कौन है? दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब इसमें से आप और किसी को याद करो या ना करो, लेकिन वित्त मंत्री ये जरूर याद कर लेना।
तो दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं, और बाकी ये सारे डिपार्टमेंट भी इनके हाथ में है। अन्य विभागीय मंत्री भाई, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, प्रेमचंद बैरवा जी हैं। प्रेमचंद बैरवा जी आपके उप मुख्यमंत्री भी हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी दोनों राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब इनके पास क्या है, तकनीकी शिक्षा आ गई, उच्च शिक्षा आ गई, कॉलेज एजुकेशन जो होती है, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, और आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, ये सारे प्रेमचंद बैरवा जी के पास है। आगे देखो, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले एवं खेल, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण, कौन है भाई, राज्यवर्धन सिंह। तो राज्यवर्धन सिंह जी पर कई सारे मंत्रालय हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप परीक्षा के लिहाज से ये मान लेना, युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है, राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़। एथेंस ओलंपिक 2004 में सिल्वर मेडलिस्ट निशानेबाजी में, और भारत में ओलंपिक में मेडल लेने की एक, हालांकि कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रोंज मेडल भारोत्तोलन में 2000 ओलंपिक में लगा था, लेकिन 2004 में जो सिल्वर लगा इनका, उसके बाद निशानेबाजी छा गई फिर इंडिया के अंदर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, गजेंद्र सिंह। जनजाति क्षेत्रीय विकास, गृह रक्षा, बाबूलाल खराड़ी। स्कूल शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, मदन मंत्री हैं श्री मदन दिलावर जी। संसदीय कार्य मंत्री, न्याय विभाग, जोगाराम पटेल। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा सा अपने निगाह में देख लेना, क्योंकि बाई चांस ऐसा कोई सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी सही सुमेलित नहीं है कि राज्य के मंत्री और उनके प्रभार, तो थोड़ा सा देख लेना भाई। ठीक है, आगे देखो, जल संसाधन, सुरेश सिंह रावत। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अविनाश गहलोत। पशुपालन, डेयरी गोपालन, देवस्थान, जोगाराम कुमावत। राजस्व उपनिवेशन, हेमंत मीणा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल कन्हैयालाल चौधरी। ये एक लिस्ट है भाई। खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, सुमित गोदारा। कृषि एवं उद्यानिकी, किरोड़ीलाल मीणा जी। ये कैबिनेट मंत्री हैं। अब ये 4 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कितने हैं राजस्थान में, 4। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट स्तर का मंत्री है, मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री, जो सबसे ऊपर स्तर का मंत्री होता है। वह अपनी रिपोर्ट सीधे, अगर वो केंद्र में है तो प्रधानमंत्री को देता है, राज्य में है तो मुख्यमंत्री को देता है। दूसरे दर्जे के मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। अब राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। अगर वो नॉर्मल राज्य मंत्री है तो इसका मतलब ये है कि वो कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता के लिए है, और उसका दर्जा, स्टेटस राज्य मंत्री के लेवल का है, कैबिनेट से छोटा है। तो वह अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको करेगा, कैबिनेट मंत्री को करेगा। और एक शब्द है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री दूसरे राज्य मंत्री से कैसे अलग है कि जो दूसरा राज्य मंत्री होता है उसके ऊपर तो कैबिनेट मंत्री होता है, वो अपने कार्यों की रिपोर्ट करेगा कैबिनेट मंत्री को, और कैबिनेट मंत्री किसको करेगा, अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री को करेगा, राज्य में है तो मुख्यमंत्री को करेगा। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उसको स्वतंत्र प्रभार क्यों कहा जाता है, क्योंकि उससे ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, हालांकि उसका दर्जा तो राज्य मंत्री के लेवल का है, लेकिन उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसलिए वह अपने कार्यों की रिपोर्ट सीधे, अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री को करेगा, राज्य में है तो मुख्यमंत्री को करेगा। यह होता है स्वतंत्र प्रभार का। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कितने भाई राजस्थान में, वन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय शर्मा जी। तो इसमें वन और पर्यावरण को ढंग से याद कर लेना, संजय शर्मा जी, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। मतलब वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन वाले मामले में इनसे ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये अपनी रिपोर्ट सीधे सीएम को करते हैं। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार भी राज्य मंत्री के दर्जे के। तो संजय शर्मा जी, गौतम कुमार जी, झावर सिंह खर्रा जी। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, ये 4 राज्य मंत्री हैं।
और वैसे नॉर्मल वाले राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार नहीं है वो 5 हैं। तो ऐसा नहीं पूछेगा कि कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, कितने नॉर्मल राज्य मंत्री हैं, कितने कैबिनेट, ये नहीं पूछेगा। एक लिस्ट मैंने दी है, मोटा मोटा जितने आपको समझ में आ जाए, जितने याद हो जाए उतना ठीक है। नहीं हो रहे हैं अगर आप पे, तो ऊपर ऊपर के जो कैबिनेट मंत्री थे ना उनको जरूर कर लेना, बाकी किनको चाहो तो छोड़ देना। अब राजस्थान के बहुत सारे पदाधिकारी देखिए आप। राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण विभाग का पदाधिकारी कौन है भाई, उसका अध्यक्ष कौन है, विजय सिंह। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले, खेल, कौशल, नियोजन और उद्यमता, नीति निर्धारण विभाग, इसके कौन है, कृष्ण कुमार बिश्नोई। गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य विभाग, इसके जवाहर सिंह बेडम। राजस्थान के प्रमुख बोर्ड, इनके अध्यक्ष जरूर याद करने हैं आपको, भले ही आपको मैं थोड़ा शॉर्ट करवा देता हूं, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इसको आप चाहो तो राजस्थान के पदाधिकारी, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, समझ गए। लेकिन अगर ये आपके सामने आ गया, राजस्थान के प्रमुख बोर्ड समिति अध्यक्ष, ये आपको 100% याद करना, यहां छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे श्री गणेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है राजस्थान में, प्रहलाद टांक, माटी कला बोर्ड। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है, गणेशी लाल सुथार। दिव्यांगजन कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, रामगोपाल सुथार। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किनको चुना गया है, जसवंत बिश्नोई। बहुत सॉलिड सवाल है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भार्गव। राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन है, हेमंत कुमार गोरा। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, सीआर चौधरी। ये पक्के वाले सवाल हैं जो पेपर में आते हैं। धरोहर संरक्षण प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस मदन लाल। अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र नायक। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन है, प्रेम सिंह बाजोर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण मदन गोपाल व्यास। ये करंट में सब पढ़ाए हुए हैं तुम्हारे लिए, इनकी नई नई नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान अध्यक्ष श्रीमती श्रेया गुहा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, रालसा जिसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 स्टेट ऑपरेशन कमेटी अध्यक्ष भजनलाल शर्मा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यूएनओ ने 2025 को डिक्लेयर किया है, तो सहकारी समितियों के उन्नयन और उनके द्वारा बनाए हुए उत्पादों को वैश्विक स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो ये अपील समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष खुद सीएम है। ये बड़ा सवाल है। राजस्थान राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, ललित के पंवार कई बार आ चुके। अब राजस्थान के प्रमुख खेल संघ अध्यक्ष देखो, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह। राजस्थान ओलंपिक संघ के तेजस्वी गहलोत। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के ललित कलाल। राजस्थान कोर्फबॉल संघ अध्यक्ष नरेश शर्मा। राजस्थान कुश्ती संघ राजीव दत्ता। राज्य खेल परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन। राजस्थान तीरंदाजी संघ के दीपेंद्र सिंह खंगारोत। अब राजस्थान के प्रमुख खेल संघ अन्य, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, मानवेंद्र सिंह। राजस्थान तैराकी संघ के अनिल व्यास। वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल महासंघ के निर्मल जैन। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह। राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय। कुश्ती के हीराराम कलेरिया। रोल बॉल संघ के करण सिंह शेखावत। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की निर्मला देवी, इनको छोड़ सकते हो चाहो तो। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो। इनको आप छोड़ सकते हो सभी को ही, सारे विश्वविद्यालयों कुलपतियों को। तकनीकी विश्वविद्यालय छोड़ दो, कुलपतियों की नियुक्तियों के आदेश इनको छोड़ दो, ठीक है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, पंडित मंजू देवी, इनको छोड़ दो। हाँ, यहां से इंपोर्टेंट हो गया फिर मामला, महत्वपूर्ण तथ्य दोबारा गौर करना। कुलपतियों को छोड़ सकते हो, समझ गए, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छोड़ देना।
लेकिन इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीजें आना स्टार्ट होंगी। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? वी श्रीनिवास आ चुके हैं आपके लिस्ट में। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को सुधांशु पंत के स्थान पर नियुक्त किया गया। पढ़ लिया अभी अपन ने। इन्होंने 17 नवंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया। वी श्रीनिवास को मुख्य सचिव के साथ खान और खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर के चेयरमैन व मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। सिम और श्री सुधांशु पंत को नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इस पूरी कहानी में अपन के काम की बात सिर्फ एक ही है कि राजस्थान का मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? वी श्रीनिवास को। बस बात खत्म। हाल ही में चेन्नई में आयोजित विडर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया? एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी। बस ये पकड़ना है आपको। चेन्नई में आयोजित विंडर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में, ये ध्यान रख लेना, चेन्नई में दो शब्द पकड़ो, चेन्नई में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसको 2-3 बार फेर लो, पेपर में ये आएगा। ये लाइन मिले तो टिक कर देना। एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड। समझ गए? कौन सा अवार्ड दिया गया राजस्थान को? एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी। महत्वपूर्ण तथ्य, 30 व 31 अक्टूबर को चेन्नई में आयोजित विंडर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया। तो मैं सिंपल एक पॉइंट याद करना है, चेन्नई में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये वाला अवार्ड। ठीक है, खत्म बात, आगे बढ़ो। यह पुरस्कार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने ग्रहण किया। छोड़ दो। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तीसरा स्थान। तो तुम तो इतना याद कर लो, आयुष्मान योजना में आयुष्मान हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। ठीक है भाई, आयुष्मान योजना में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त उपचार के लिए आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? तीसरे स्थान पर। ये प्रदेश में जयपुर, उदयपुर व अलवर पहले 3 स्थान पर शामिल हैं। तो बिल्कुल देखो, ये पकड़ो, ये सवाल अच्छा सवाल है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों में मुफ्त उपचार के लिए आभा आईडी, इसको पकड़ लो, आभा आईडी कार्ड। आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। आयुष्मान भारत योजना में आभा आईडी बनाने में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। एक तो पकड़ना है, ठीक है। और प्रदेश में पहले 3 जिले कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर और अलवर। ये आभा आईडी बनाने में पहले 3 स्थान प्रदेश में कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर और अलवर। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया गया? 5। रट लो भाई, केवल संख्या याद कर लेना, नाम की भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया गया है? 5। राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारियों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार की घोषणा अनुसार राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारियों को, पंकज यादव, हरिसाय सोमानी, पारसमल जैन, राजेश सोनी, देवीलाल खटीक को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया जाएगा। बस इतना याद करना है आपको, 5 अधिकारियों को। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वैसे ये फैक्ट याद कर लो। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा, उसमें राजस्थान मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्वर्ण पदक। तो एग्जामिनर सवाल डालेगा, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को कौन सा अवार्ड मिला? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। कौन सा मिला? स्वर्ण पदक। हाल ही में लॉन्च राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है?
लाभदायक, याद कर लो भैया, फैक्ट है ये। हाल ही में लॉन्च राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर, क्या चीज है? लाभदायक। यह एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, लाभदायक क्या है? राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के तहत निवेश की योजना में पारदर्शिता व नवाचार हेतु राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा लॉन्च किया गया? लाभदायक। ये है पॉइंट की बात, और ऐसे सवाल बड़े अच्छे होते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको रिप्स 2024 बोला जाता है, उसके तहत निवेश की योजना में पारदर्शिता व नवाचार हेतु राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है भाई? लाभदायक। राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा बना? लाभदायक। और ये कैलकुलेटर क्या करेगा? निवेश की योजना में पारदर्शिता और नवाचार के लिए फायदा करेगा। ये लाभदायक कैलकुलेटर है, ठीक है भाई। अब यहां से पढ़ेंगे आपकी लास्ट क्लास जो आएगी। लास्ट क्लास आज 8 तारीख है, या तो 8 तारीख को शाम को आ जाएगी, नहीं 9 तारीख को आ जाएगी। बस इसके बाद आपका करंट अफेयर्स 2025 पूरी तरह फिनिश है, केवल एक क्लास बच रही है। जितना जितना मैंने कराया है, जब से लेके जहां जहां मैंने निशान लगाए हैं, उनको बस फिट जाओ आप, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट, कंसेप्ट और पढ़ाई पसंद आ रही है, करंट ठीक ठाक लग रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं नेशनल इंटरनेशनल का करंट पढ़ाने जा रहा हूँ। और कब पढ़ाने जा रहा हूँ? शायद 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी नहीं 15 फरवरी को, क्यों? पहले रीट मेंस के एग्जाम हो जाए, फिर बच्चे फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद फिर बच्चों को हम फरवरी के महीने में करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर पर ही पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ाई पसंद आती है तो आप और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों को जीके विद डी पारा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और जीके विद डी पारा सर ऐप को डाउनलोड करवाएं। ऐप पर हमारे पर 4-5 प्रकार के कोर्सेज रहेंगे। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, EORO एग्जाम बिल्कुल टॉप लेवल तैयारी, और राजस्थान जी के कंप्लीट कोर्स, और PTI फर्स्ट पेपर, ये चीज़ हमारी ऐप पर रहेंगे। और जीके विद डी पारा सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि यूट्यूब चैनल और ऐप के रूप में संचालित है, इसका निर्माण बस इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए बनाया गया है कि जो बच्चों के 40% नंबर नहीं पकड़ पा रहे RPSC में, तो हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और 40% छोड़ो 60% से ऊपर आएगा, कैसा ही पेपर बना लो। ओके, थैंक यू।